देश और दुनिया में नए साल के जश्न के और क्रिसमस के उत्सव की हो चुकी है शुरुआत और भारतीय बाजार भी पूरी तरह से इसी तरह का आज एक दमदार एक्शन दिखाने के लिए है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और दीप आपको और हमारे सारे दर्शकों को मेरी क्रिसमस, बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की भी, और क्रिसमस के साथ ही नए साल के जश्न भी शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद करें कि आने वाला समय बिल्कुल बाजारों के लिए, आपके हमारे सबके लिए, हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए बहुत बेहतरीन हो। थैंक यू सर, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हफ्ता 10 दिन का मूड ही एक अलग सा ही हो जाता है जब आप आते हैं। तो एक हमारी छुट्टी नहीं है, बट वो फेस्टिव सीजन में हमारी मूड वैसे ही फेस्टिव वाला हो जाता है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, कई बार ये थोड़ा दर्द भी होता है कि हम काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग छुट्टियां मना रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की इतने सालों में, ये 5-7 दिन काम करते भले, लेकिन स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। बिल्कुल स्ट्रेस लेवल कम रहता है कि मतलब हाँ, आराम से हल्के फुल्के। और मैं भी अगर कोई काम ना करे तो उसको कुछ कहता नहीं तो उससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, और मुझे भी कहीं से कुछ आता नहीं तो जनरली मैं तो सारा पास हो नहीं करता हूँ अपनी तरफ से, तो नया कुछ होता नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये कि हाँ, फेस्टिव सीजन में जो है सारे लोग आराम से तसल्ली से काम करते हैं। बिल्कुल एक्शन कम होता है, खबरें कम होती है, बाजार के मूव भी कम होते हैं। तो ठीक है, खुले हैं हमारे बाजार। मेरे ख्याल से आज अकेले हमारे ही बाजार हैं, एक आध और कोई होगा। एशिया के कुछ बाजार हाफ डे हैं और बाकी तो सब बंद है। बाकी सब बंद है। चलिए ठीक है, जो बंद है वो एंजॉय करें, जो खुले हैं वो तेजी एंजॉय करें। बिल्कुल सर, इनफैक्ट मैं वही कह रहा था, हमारे कपड़े तो लाल हैं बट बाजार का मूड पूरा हरा है और बढ़िया बुल्स को चार्ज करने के लिए लाल कलर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए आज देख लेते हैं बुल्स किस चीज से चार्ज होंगे। बड़े ट्रिगर्स, अमेरिकी बाजार में भरपूर तेजी। S&P 500 क्रिसमस के ठीक पहले नए रिकॉर्ड बनाकर हुआ है बंद। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तेजी का माहौल अमेरिका में है। कच्चा तेल ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ एक महीने की $76, $70 के नीचे एक बार पहुंचा था, वहां से लगभग 10% की तेजी। डेटा पैटर्न्स, ये है वो कंपनी, यही है ना, दमदार कंपनी जिसका हमने जिक्र किया था। तो ये आज लिस्ट होने वाली है, इस पर भी रहेगी नजर। और एक म्यूचुअल फंड कारोबार में बड़ी डील होती हुई L&T फाइनेंस अपना म्यूचुअल फंड कारोबार HSBC को बेचने के लिए कर चुकी है करार। इन सब पर रखेंगे आज नजर। बिल्कुल सर, तो ढेरों फैक्टर्स हैं जहां पर रखनी है नजर। बट एक बार ये जो कल ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन रहा है, इसी पर आपकी राय लेना चाहूंगा। छुट्टी से पहले एक दो जो 3 दिनों की तेजी बनी है वो S&P 500 पर नया क्लोजिंग रिकॉर्ड, और डाउ 3 दिन में 1100 पॉइंट्स उछला, और लगभग दिन की ऊंचाई पर छुट्टी से पहले बाजार बंद होके गए। तो ये क्या जता रहा है सर? कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर है कि जब बाजार फुल फ्लेज फिर से एक्शन में लौटेंगे तब मजबूत रहेंगे, या कम से कम उससे पहले एक बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। साल के अंत में आप लाइफ टाइम हाई के आसपास बंद हो रहे हैं, क्योंकि ठीक है एक हफ्ता बाकी है, लेकिन इट इज एज गुड एज ईयर क्लोजिंग। तो और अमेरिका में तो अगले हफ्ते तो 100% पूरे छुट्टियों का माहौल रहेगा ही, नाम के लिए बाजार खुले हैं। और एक्चुअली हम ये एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, जितना लोगों से बात करते हैं समझते हैं, वाकई में साल के आखिरी 2 हफ्ते दुनिया भर में छुट्टियों का माहौल रहता है। और अब वो कल्चर हमारे यहाँ भी काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अब काफ़ी लोग छुट्टियों पर रहने लगे। छुट्टियों में जाने के पहले अगर बाजार का कॉन्फिडेंस मजबूत है, और मजबूत इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, दीप देखिए बाजार में पिछले दिनों में जो करेक्शन सिर्फ एक वजह से हुआ, ओमिक्रॉन का बढ़ता हुआ खतरा। इस छुट्टियों के सीजन में अगर कोई एक खराब चीज़ हो सकती है, तो क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, आपस में मिलेंगे जुलेंगे, भीड़ भाड़ होगी, तो एक ही डर है, और वह फिर से ओमिक्रॉन का फैलने का। तो अगर उस डर को नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पर बंद हो रहे हैं, तो ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है। और ये आपको साफ नजर आ रही। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही अच्छा मूव है। सवाल ये नहीं कि आप 200 ही बढ़े, या सवाल ये भी नहीं कि 300 पॉइंट ऊपर था डाउ, आखिरी मिनटों में 100 पॉइंट थोड़ा सा करेक्ट हो गया। नेचुरली लंबे वीकेंड के पहले कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे लाइफ टाइम हाई के आसपास। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस चीज़ से आपको डर है, जिस चीज़ की वजह से करेक्शन हुआ, और जो चीज़ बढ़ सकती है अगले हफ्ते में, उसको भूल कर बाजार मजबूती के साथ बढ़ने को तैयार है। इसका मतलब क्लियर कटेड ट्रेंड ऊपर की तरफ का है। हल्के फुल्के करेक्शन जो बाजार में आते हैं उसमें खरीदारी का मौका अमेरिकी बाजार के इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं, और यही वजह कि आपको अच्छी तेजी होती हुई दिख रही। तो इससे बढ़िया ग्लोबल संकेतों की आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। और इसी के दम पर आज फिर से एक मजबूत सेशन आपको देखने को मिल सकता है। मजबूत सेशन देखने 100%। ये तो बाहर के संकेत, हमारे अपने भी कोई कम थोड़ी है। बिल्कुल सर, और हमारे संकेतों की बात करनी है उससे पहले ये जो बात करी,
क्योंकि संकेत अच्छे हैं, हैट्रिक हो गई है तेजी की, और ग्लोबल बाजार बंद हैं आज। मतलब आज तो टोटल एफआई पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट निल होने वाला है। करेक्ट। तो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स, हमारे डे ट्रेडर्स, हमारी तीसरी महाशक्ति के लिए फ्री है। देखिए, फ्री हिट देखने में बहुत अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और जो बैट्समैन है उसको बहुत अच्छी लगती है ना, बॉलर को। लेकिन फ्री हिट में दो चीज़ ध्यान में रखनी जरूरी है। आपको पता है आप कैच आउट नहीं होंगे, आपको पता है आप बोल्ड नहीं होंगे, लेकिन दो चीज़ें होती है फ्री हिट में, एक हिट विकेट यस, और दूसरा रन आउट। वो है। हाँ, तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप फ्री हिट खेलते हैं तो अच्छी बात है। तो हिट विकेट और रन आउट में एक ही समस्या है कि अगर होना है तो आप आज ट्रेडिंग रेंज के उस सिरे पर पहुंचेंगे जहां से आपके लिए ट्रेंड बदलने वाला है। हाँ, जो कल हम बात कर रहे थे, जो कल आपने सवाल पूछा था, जिसका जवाब मैंने एक दिन के लिए आपसे समय मांगा था, आप वहां पहुंच रहे हैं। तो जिस रेंज पर ट्रेंड बदलने वाला है, अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पर आर या पार वाला मामला है। या तो ये कि आप वहीं से घूम जाएं, करेक्शन पूरा कर लें नीचे से ऊपर तक का, और फिर से वापस नीचे जाने की कोशिश करें, या फिर ट्रेंड में बदलाव होकर फिर से ऊपर की तरफ का बने। सो इसलिए इस पूरे फ्री हिट वाले माहौल में, जहां आपको पता है कि बिकवाली का प्रेशर कम है, इनफैक्ट मैं चाहता भी नहीं हूं इस वक्त जो मूड माहौल है कि एफआई छुट्टियों पर जाए, नहीं जाए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से इनकी आदतें सुधर गई हैं। तो अगर इन्हें बेचना नहीं है, खरीदना है, तो कौन चाहता है कि फिर छुट्टी पर जाए। तो डेटा बहुत बढ़िया है एफआईज की तरफ से। कल के सेशन के डेटा दीप क्वालिटी वाइज और बेहतर होकर आए। अच्छा, ये पिछले 3 दिनों के सबसे बेहतरीन डेटा है जो आज हम देखेंगे, अभी विस्तार से बात करेंगे। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर हैं, और अगर आपको यहाँ से संकेत थोड़े से भी बेहतर मिलते हैं, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आज ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। आपको क्लोजिंग क्या मिलती है? पहली चीज तो बता दूं, कोई क्लोजिंग खराब नहीं मिलेगी जिससे कि आपको डर लगे, लेकिन मैं खराब क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एक अच्छी क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। और एक अच्छी क्लोजिंग मुझे अगले हफ्ते के लिए इस बात की ओर संकेत दे सकती है कि मेरा ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हो सकता है। और उसको मैं आपको बता दूं, उसके लिए एक लेवल पर जो नजर है वो है 17,250। 17,250 के ऊपर अगर हम आज बंद होते हैं तो हमारा ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये हाँ, वैसे बेसिकली क्लोजिंग रेंज जो है दीप 17,150 से 17,250 की है। इस रेंज के में कहीं कहीं हम क्लोजिंग बेसिस पर अटक सकते हैं। इस रेंज के ऊपर अब हो सकता है 17,150 के आसपास या इसके ऊपर आज बंद हो और सीधे सोमवार को हम ऊपर ही निकल जाएं। एक संभावना वो बनती है। दूसरी संभावना ये बनती है कि 17,150-200 की रेंज में बंद हो और वहीं से वापस घूम जाए अगले हफ्ते। सो मेरा ये मानना है कि सेफर साइड पर मैं 17,250 को लेकर चल रहा हूँ। 17,250 के ऊपर बंद हो जाता है। और आज की क्लोजिंग इस लिहाज से भी अहमियत है, एक आपका ट्रेंड बदलता है, दूसरा आज वीकली क्लोजिंग है। तो और तीसरा ये कि आप साल के अंत में आप पहुंच रहे हैं। तो मेरा ये समझना है कि यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग अगर आपको मिलती है तो अगले हफ्ते के लिए आपके लिए ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल ट्रेंड होने का मतलब दीप है कि फिर आपके लिए 17,600 से 17,800 का रास्ता खुलता है। और 17,800 के ऊपर बंद होने के बाद हो सकता है 17,650 ही गिनूं में, 17,650 17,800 वो रेंज होगी जिसके ऊपर अगर हम बंद होते हैं तो मेरा ट्रेंड फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। और तब हम लाइफ टाइम हाई की बात करेंगे। तो ये लेवल्स हैं, आते हैं नहीं आते हैं, कब आते हैं देखने की बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लेवल्स क्या है। पर आज संभावना है ट्रेंड बदल सकता है। आज आप एकदम ट्रेंड के आज नहीं बदलेंगे, लेकिन उसके बेहद करीब बंद हो सकते हैं, क्योंकि 17,250 के ऊपर बंद हो उतनी मजबूती भी नहीं दिख रही। मतलब हैंड लेवल सारे अच्छे हैं, सरप्राइज भी हो सकता है। अगर अमेरिका छुट्टियों में जाने के पहले मजबूत हो सकता है तो हम वीकेंड के पहले क्यों नहीं, हम तो फिर सोमवार को वापस आ भी रहे हैं। लेकिन 17,150 17,250 कहीं कहीं ऐसा लगता है इस रेंज में अगर हम क्लोज हो जाते हैं तो नो कंप्लेंट्स। कल आप 17,000 के ऊपर बंद हुए और क्या चाहिए, आज फिर 100 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं और क्या चाहिए। हर रोज आप एक अच्छे लेवल को पार करके बंद हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है ना। बढ़ ही रहा है, बिल्कुल सर। तो चलिए, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आज का भी सेटअप अच्छा है, समझाएं सर। और 2 दिन न्यूट्रल के बाद, आई डोंट नो सर लास्ट टाइम कब एफआईज पॉजिटिव था। एब्सोल्युटली ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज लंबे समय बाद पॉजिटिव आए। और दीप यहीं पर मैं डेटा डिस्कस कर लेना चाहता हूँ एफआईज के। 272 करोड़ की बिकवाली है कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से, अब तक की सबसे छोटी बिकवाली, पहली बात। दूसरी बात, वायदा कारोबार में जो डेटा है वो बहुत ही तगड़े है। 990 करोड़ की इंडेक्स में खरीदारी है। और मजे की बात देखिए, आप डेटा अंदर जाके देखिए, इंडेक्स में जो 990 करोड़ की है ना, इसमें 9 करोड़ अलग निकाल दो, 10 करोड़ अलग निकाल दो, 980 करोड़ इंडेक्स लॉन्ग है। लॉन्ग है, इंडेक्स लॉन्ग है।
ये तो बहुत बढ़िया मतलब शॉर्ट कवरिंग नहीं है, फ्रेश Fresh लॉन्ग long बना बना है। है। अगर 17,000 के ऊपर बंद होने पर एफआईज इंडेक्स को लॉन्ग कर रहे हैं, ये बड़ी बात ये है। बड़ी बात है। तो नेट इंडेक्स लॉन्ग में मतलब 95% लॉन्ग है, 5% शॉर्ट कवरिंग है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एग्रेसिव लॉन्ग बनाई है एफआईज। तो ये डेटा क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। दूसरा, 1770 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, लगातार दूसरा या तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब स्टॉक्स की कैश में जो बिकवाली उससे ज्यादा स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे जा रहे हैं। Yes, sir. और स्टॉक फ्यूचर्स दमदार खरीद रहे हैं, मतलब छोटा नहीं है। 1700-1800 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी बहुत बड़ी होती है। सो इस लिहाज से आपके लिए एक तरफ इंडेक्स खरीद रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स खरीद रहे हैं और कैश की बिकवाली रोक रहे हैं। अच्छा, मजे की बात एक और देखिए, आमतौर पर ऐसे माहौल में घरेलू फंड है ना, वो क्या करते हैं, बोले अच्छा आप लेने आए हो, ये लीजिए सप्लाई, एफआई देने आएंगे हम लेंगे, उल्टा करते हैं। अभी ये भी नहीं बेच रहे जी। 1200 करोड़ की कैश में खरीदारी इनकी भी है। अच्छा, 3 दिनों से घरेलू फंड्स की खरीदारी कम नहीं पड़ी है। तो अब 2-3 चीजें बहुत बढ़िया है बाजार के ऊपर जाने के लिए। पहला, एफआईएस की घटती हुई बिकवाली, दूसरी घरेलू फंड की मेंटेन्ड खरीदारी, और तीसरा जो परेशान, पजल्ड और लॉस में जो ट्रेडर्स हैं, जो भाव आते आते अपने में या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से, मार्जिन कॉल ट्रिगर होने की वजह से हल्के हो गए, या जिन जिन के प्राइस आ रहे हैं वो निकलते जा रहे हैं, तो बाजार उनकी तरफ से भी तीसरी महाशक्ति से हल्का होता दिख रहा है। यस सर, करेक्ट। सो हल्के बाजार और बड़े इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी, ये ट्रेंड को नेगेटिव से न्यूट्रल में बदलने की ताकत रखती है। आज ही हो जाए तो क्या कहने, फिंगर्स क्रॉस, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। नहीं तो अगले हफ्ते के लिए तो हम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है सर। 100%। तो चलिए, ये अच्छा संकेत है। बाकी संकेत सर आज के? हाँ, तो एफआईएस की हम बात करी चुके। हाँ, एफआईएस के संकेत में एक ही चीज है कि थोड़ी सी इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन 63% से बढ़कर 66% आई। कोई चिंता की बात नहीं। जिस तरह की लॉन्ग पोजीशन बनाई है उस हिसाब से कोई बहुत बड़ी लॉन्ग बढ़कर नहीं है, तो अभी भी कंफर्ट है। घरेलू फंड पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड मेरा अभी तक डेटा के लिहाज से नेगेटिव है। एक आध दिन और दीजिए, वही बदलने के लिए तैयार है। बट ट्रेंड के अलावा अगर आप सोचें दीप, तो एक भी संकेत आज नेगेटिव नहीं है। 4 पॉजिटिव संकेत बहुत दिनों बाद मिले और एक न्यूट्रल है। और वो न्यूट्रल भी मैं पॉजिटिव रख सकता था। पुट कॉल रेशियो 1.11 पर है, तो इसलिए पुट कॉल रेशियो थोड़ा हायर साइड पर है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज है, हल्की पोजीशन पर पुट कॉल रेशियो है। यस सर, भारी पोजीशन पर नहीं है, तो इसलिए कंफर्ट है। कंफर्ट है, बिल्कुल। तो आज के संकेत तो बेहतरीन लग ही रहे हैं। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है सर? 16,965, 17,015। खबरें नहीं होती है, रिजल्ट सीजन नहीं होता, मेरे बहुत टाइम मिलता है आराम से। मैं ऐसे ऐसे लेवल निकालता हूँ ना, आप लोगों को पसीना आएगा याद रखने में। मजा आता है मुझे कभी ऐसा करने में। एटलीस्ट ये है कि एटलीस्ट 15 है, ऐसा नहीं 17 आ गया, 18 नहीं, वो तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना नहीं है, ये ज्यादा हो जाएगा। 16,965, 17,015 आज दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, टूटेगा नहीं। इसके नीचे 16,825, 16,890 ब्लाइंड बाय जो है आएगा भी नहीं। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,150, 17,200 पहली रेंज है जहां पर जाएंगे, हम रुकेंगे, आराम विश्राम करेंगे। इसके बाद 17,225 से 17,300 की रेंज में आपके लिए ऊपर का लेवल बनता है। दीप, एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। 17,150 से 17,300 है, ये 150 पॉइंट की रेंज है। इस 150 पॉइंट की रेंज में मल्टीपल लेवल्स है, हर 25 पॉइंट पर लेवल है। अच्छा, 17,150, 175, 200, 225, 250, 275 और 300, हर एक 25-25 पॉइंट। क्योंकि इसका रीजन भी बताऊं कि जब तेजी बनी थी तो इस रेंज पे 17,150, 17,350 की रेंज में हमने बहुत टाइम पास किया, बिल्कुल खूब टाइम पास किया, वहीं पड़े रहे बहुत टाइम तक। और उसके बाद आपको याद हो तो 17,415 के ऊपर का एक ब्रेकआउट मिला, 415 या 440 के ऊपर का ब्रेकआउट मिला था। तो इसलिए यहां पर हर 25-25 पॉइंट पर रुकावट आपके लिए। कहां से घूमेगा या कहां रुकेगा कहना मुश्किल है। 17,150 पे रुकेगा या 17,300 तक पहुंच के रुकेगा, बट ये 150 पॉइंट की रेंज में हर 25 पॉइंट पर रुकावट आपके लिए है ही। सो आपके लिए ये होगी आज की बड़ी जोन। अब आइए बैंक निफ्टी, सपोर्ट बहुत ही नजदीक है दीप, 35,025, 35,125। आप 35,200 पर बंद हुए, तो बहुत नजदीक में सपोर्ट है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ये नहीं टूटना चाहिए। अगर गलती से टूटा तो 34,600, 34,700 स्ट्रॉन्ग बाय जो है आएगा नहीं। वैसे लगता नहीं 35,000 के नीचे आज जाना चाहिए, जाना तो नहीं चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? कल का हाई 35,475 था, तो 35,450, 35,525 ये पहली रुकावट की रेंज है, वहां पहुंचेंगे। खुलेंगे हम 35,325 के आसपास। अभी के माहौल को देखते हुए 35,325 खुलने चाहिए। 35,450, 35,525 तक जाने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर
35,625 से 35,850 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो वहाँ शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी दोनों कल एकदम स्क्रिप्टेड तरीके से चल रहे हैं। जैसे डेटा बता रहे हैं, जैसे लेवल्स आ रहे हैं, जैसे स्क्रिप्ट बना रहे हैं, वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। रेंज सर, दिन की रेंज 17,015, 17,150 दिन की छोटी रेंज है। 17,015 कल का लो है, 17,150 आज हम पहुंचेंगे। मीडियम रेंज 16,965, 17,200। बड़ी रेंज 16,915, 17,250 ये मानकर चले आप निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी 35,025, 35,450 दिन की छोटी रेंज है। 34,700, 35,525 मीडियम रेंज है और 34,600 से लेके 35,625 1000 पॉइंट की ये रेंज बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए दिन की ट्रेडिंग रेंज। पीसीआर आप कह रहे थे सर थोड़ा ज़्यादा है, उसके बारे में समझाएं। एफआईएस की पोजीशनिंग कैसी है ये भी जरा बताएं। एफआईएस की पोजीशन 3% बढ़कर आई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह की तेजी की है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो 1.01 से 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया, कंफर्टेबल है। इंडिया विक्स 4% नीचे आया, बहुत बढ़िया, डेटा सारे अच्छे हैं। लॉन्ग पोजीशन आपकी है तो एंजॉय कीजिए, रोज कर रहे हैं। आज 16,950 के स्टॉप लॉस के साथ एंजॉय कीजिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। बाद में एक बार आपको गैप से खुलने के बाद अपना इंट्राडे स्टॉप लॉस ऊपर लाना हो तो 17,000 का भी ला सकते हैं, लेकिन अभी 16,950 रखें। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस 34,900 का बनेगा आपका। चाहे तो आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं 35,000 का, लेकिन 34,900 रखें, ज़्यादा बढ़िया है। शॉर्ट पोजिशन है तो इंटरेस्टिंग बात यह दीप की कल देखिए शॉर्ट पोजीशन वालों के लिए हमने स्टॉप लॉस दिया था 17,075 का इंट्राडे और क्लोजिंग। तो इंट्राडे में तो ट्रिगर हो गया, क्लोजिंग आप देखो 17,072 पर हुई। स्टॉप लॉस के लेवल में ऐसे ढूंढ के निकालता हूँ, वहीं जाके वो बंद होता है। तो 17,075 पे बंद हुआ है आज। अगर अब रिवाइज स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत दूर का दे रहा हूँ, 17,250। अगर आपकी ताकत उतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने की नहीं है तो फिर 17,125 का रखें। कल के हाइस को पार करने के बाद आप अपनी शॉर्ट काट लें। डेटा के लिहाज से अब 17,250 निकलता है, उसके पहले नहीं। लेकिन अब यही कि 17,250 का मतलब आपका ये हो गया 1% की रिस्क है आपकी, 250 पॉइंट की। आप उतनी रख सकते हो तो ठीक है, नहीं रख सकते अपनी अपनी पोजीशन के साथ। अब आप 16,900 पे शॉर्ट करके बैठे हो तो 17,250 तक क्यों इंतजार करना है। अगर आपने 17,100 पे शॉर्ट किया है तो कर सकते हैं, वैसा है। ठीक है। बैंक निफ्टी कल 35,350 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस दिया था, तो इंट्राडे तो ट्रिगर हुआ, 475 का हाई बनाया। अब आज 35,550 का स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर शॉर्ट पोजीशन के लिए। 35,550 का स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट कर सकते हो। तो आज मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर किया है। जिनको छोटा रखना है डीप वो 35,350 का भी रख सकते हैं, लेकिन अब रिवाइज स्टॉप लॉस आपका 35,550 का बनता है निफ्टी, बैंक निफ्टी पर। ये आपके लिए सारे स्टॉप लॉस। ठीक है सर, तो सारे लेवल सारे स्टॉप लॉस आपके लिए। अब समझते हैं सर आज की पोजीशंस कैसे बनानी है। नई कॉल्स अगर आज लेनी है तो कैसे करें सर। खरीदे निफ्टी 16,950 आपका स्टॉप लॉस है। 17,150, 175, 200, 225, 250 बोले हर 25 पॉइंट है। नहीं देखने की जरूरत नहीं। हाँ। कुछ मत देखो, 300 तक हर 25 पॉइंट पे। खाली बीच में मैंने थोड़ा सा 275 छोड़ दिया कि ऐसा ना लगे कि ऐसे ये क्या लिखा है। सो इसलिए कभी कभी वो भी सोचना पड़ता है कोई क्या कहेगा। तो वो भी आ सकता है, नहीं तो वो भी आ जाता है। तो बेसिकली 17,150 एक्चुअली 250 और 300 के बीच में गैप है, और बाद में वापस 300, 325, 350 ऐसे ही है। सो 17,150 से 17,350 के बीच में हर 25 पॉइंट पर रुकावट है। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब दीप शॉर्ट कहाँ करना है ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। 150, 250 आपकी वो रेंज है जहां पर क्लोजिंग बेसिस पर रुकावट है। 150 पर आप खुल रहे हैं तो क्या वहीं पर शॉर्ट करें या वेट करें। अब आज आपके लिए डाउ फ्यूचर्स का संकेत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स वो 200 पॉइंट जो ऊपर दिख रहे हैं वो वही पुराने हैं, इसलिए हम आज डाउ फ्यूचर्स दिखा नहीं रहे। आपने देखा होगा कि आपको नजर नहीं आ रहा डाउ फ्यूचर। आप सोच रहे होंगे क्या हो गया। डाउ फ्यूचर नहीं दिखाने के पीछे वजह है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अभी आज ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बता नहीं रहे। सो सिंपल चीज है कि 150 से मूड बनाइए। अब आपको पता नहीं डाउ फ्यूचर तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से जितना 17,200, 17,300 की रेंज में आप बेचेंगे उतना सेफ है। बाकी ग्लोबल मार्केट से अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 17,350 का होगा। टारगेट जो नीचे बनेंगे 17,075 पहला टारगेट है, 17,015 ये दो छोटे टारगेट, 16,950 से 16,965 दो मीडियम टारगेट, और 16,915 का टारगेट फाइनल, जिसके लिए आपको करनी है बिक वाली निफ्टी में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ही बाय और सेल में सिंपल है। एग्रेसिव कुछ नहीं, एक सिंपल सा दे दिया है, बात खत्म।
खत्म। छुट्टियों का सीजन हम इतना ही काम करेंगे। हमने तो ज्यादा काम कर लिया सर, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जब मैं बना ही रहा हूँ तो लेवल अगर आते एग्रेसिव के लिए अलग तो दे ही देता, इतना कर ही लिया तो फिर इतने से के लिए क्यों छोड़ेंगे। तो लेकिन निकल के एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अलग से कुछ निकल कर नहीं आ रहा। ठीक है सर। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो बताना चाहता हूँ कि इससे पोजिशंस के साथ साथ ही कि आज से हम एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जी। और वो आप स्क्रीन पे बार बार देख रहे होंगे, आशु मदान साहब लाल बत्ती और ये सब। ऐसा कुछ नहीं कि आशु मदान साहब का प्रमोशन हो गया और मंत्री बन गए और लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल गई हो, ऐसा नहीं है। ये इस बात की ओर इशारा है कि आज से आशु मदान साहब हर मंथली एक्सपायरी के पहले वाला जो शुक्रवार आएगा उसमें, आपको याद है ना वो कई बार वो कहते हैं कि एक्सपायरी के वक्त कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जहाँ अगर लॉन्ग या शॉर्ट एक्सेस बनी हुई है तो ट्रैप होंगे जो लोग। तो वो कौन से स्टॉक्स है जहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं लोग, वो स्टॉक्स निकाल कर लाएंगे ताकि आपको अगले 4 ट्रेडिंग सेशन में नुकसान ना हो और आप अपनी पोजीशन को हैंडल कर पाएँ। तो एक्सपायरी अलर्ट हमने इसका नाम दिया है। तो एक्सपायरी के लिहाज से स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कहाँ आपको अलर्ट रहना चाहिए। पहले हमारा विचार ये था कि एक्सपायरी के हफ्ते में सोमवार सुबह सुबह किया जाए, तो आशुतोष का कहना था ना सोमवार में थोड़ा लेट हो जाता है, फ्राइडे से एक्शन शुरू है। हमने कहा फ्राइडे कर लो, तो फ्राइडे हमने कहा दोपहर में करना है, सुबह करना है, बोला सुबह करेंगे, आपकी मर्जी। तो सुबह हमने 10 बजे बहुत बढ़िया समय रख लिया। तो अगर आप FNO ट्रेडर हैं, आप ये जानना समझना चाहते हैं कि इस एक्सपायरी पर कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ मूव आपकी उम्मीद के विपरीत आ सकते हैं, मतलब जैसे आप लॉन्ग करके बैठे हैं बहुत और लॉन्ग करके आपको लगता है कि एक्सपायरी तक बढ़ेगा, वो बढ़ने के बजाय घट जाए, या आप शॉर्ट करके बैठे हैं और आपको लगेगा घटेगा और वो बढ़ जाए। तो मतलब एक्सपायरी में आपकी उम्मीद के विपरीत कौन से स्टॉक से जो मूव दे सकते हैं वो बताएंगे आशु जी आज। बढ़िया है, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, हर महीने मिलेगा, हर महीने नया कुछ न कुछ करने की हमारी कोशिश रहती है। कुछ नया कंटेंट लाएं आपके लिए, कुछ नई चीज़ें लाएं। हमारे एक्सपर्ट्स की जो इतनी एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है, ज्ञान है, उसका फ़ायदा पूरा मिले। मैं तो ढूंढता रहता हूँ किसके अंदर से क्या निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो आशु जी के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो हम, और वो कई बार इसकी बात भी कर चुके हैं, हर बार स्टॉक्स पे तो बोलते ही हैं। एब्सोल्युटली। चलिए, तो मजा आएगा सर। 10 बजे आज सुबह आशु जी से भी मिलेंगे इस नए उस पर। बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बाकी है सर, खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी 35,000 से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, 34,950 ठीक रहेगा। 35,000 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 35,000 थोड़ा सा कभी टच एंड गो हो जाए तो 34,950 कर लें, वो भी ठीक है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब आइए, आपको ऊपर के जो टारगेट बनेंगे वो बनेगा 35,325, 450, ये 2 कल की रेंज वाली टारगेट है। इसके बाद 35,525, 625, 700 और 850, ये सारे टारगेट, मतलब यात्रा 850 तक की बन सकती धीमे धीमे आज या अगले हफ्ते। तो इस हिसाब से आपको ये लेवल्स ध्यान में रखने। अब आइए बेचने वाला मामला, सेम बैंक निफ्टी में भी वही हाल है बेचने का कि क्या 35,450, 75 से ही बेचना शुरू करना चाहिए या 35,525, 625 पे बेचना चाहिए। तो जितना 625 के नज़दीक बेचेंगे उतना बढ़िया है, मूड माहौल को देखते हुए। ये रेंज है 850, थोड़ा स्टॉप लॉस दूर है। बैंक निफ्टी के शॉर्ट में स्टॉप लॉस नज़दीक का नहीं मिल रहा है, ये ध्यान में रखें। टारगेट जो बनेगा आपका 35,325, 225, 125 और 35,050, ये है आपके लिए टारगेट। तो इन पर आपको ऊपरी स्तरों पर करनी है पिक वाली। बिल्कुल सर। तो चलिए, सारे लेवल्स क्लियर हैं और पूरी स्ट्रैटेजी भी। बैन लिस्ट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है सर। वोडाफोन, जी एंटरटेनमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग और एस्कॉर्ट्स, ये चारों के चारों बैन में बने रहेंगे। FIs का डेटा तो समझ लिया सर, वायदा कारोबार के कोई इंपॉर्टेंट? हाँ, वायदा कारोबार में एक चीज़ है दीप, और वो ये कि इस बात की पूरी संभावना बन रही है आज के डेटा को देखते हुए कि आज वीकली क्लोजिंग आपको 17,000 के नीचे की नहीं मिलेगी। हाँ, ओके। तो 17,000 के ऊपर बंद होने पर वीकली क्लोजिंग के लिहाज से आप थोड़े और मजबूत होने की उम्मीद रख सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, 57 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, ये मंथली सीरीज है जो अगले गुरुवार को एक्सपायर होगी। बिल्कुल। 25 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं पुट में, तो पुट राइटर 17,000 पर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कॉल राइटर भी खड़ा है 17,000 के कॉल्स पर, 42 लाख शेयर हैं, 16 लाख कल कटना पड़ेगा। आज 17,100 के ऊपर खुलेंगे, 17,150, 200 अगर पार कर लिया तो और ज़्यादा और कटेंगे। फिर 17,100 पर 24 लाख शेयर और है, और बड़ी कॉल राइटिंग कहीं और ऊपर है नहीं। तो 17,000 का कॉल राइटर कितना मजबूत है, यही एक लिटमस टेस्ट है एक्चुअली। सो एक बार तो 17,150, 200 पहुंच गए तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन तब आपके लिए बेस 17,000 बन जाएगा।
कल भी आपने 17,015 नहीं तोड़ा इंट्राडे में, लो वही है। ऐसे में आज पूरी संभावना है कि 17,000 पर बंद होंगे, आप 17,000 के ऊपर बंद होंगे। 17,000 के ऊपर बंद होने का मतलब ये कि कल की क्लोजिंग से सिर्फ 75 पॉइंट की रिस्क, आज की ओपनिंग से सिर्फ 1% की 150 पौने 200 पॉइंट की रिस्क। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे? तेजी के मार्केट में इतना तो रखो। ओ, तेजी का मार्केट बोल दिया मैंने। हाँ, मतलब इस मार्केट में इतना तो रखो, कम प्रीएम्प्ट कर दिया। हाँ, प्रीएम्प्ट तो इतना तो रखो। वो 24 घंटे में एक वक्त सरस्वती जी होती है आपकी जबान पर, यही वाला होगा, पक्का यही वाला होगा। चलिए, ये तो निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी 35,000 पर सपोर्ट है, डेटा कम है, मंथली सीरीज में 10 लाख शेयर ही है, हल्का सपोर्ट है। 35,500 पर 10 लाख शेयर कॉल्स में हल्का रिकॉर्ड है, तो डेटा कम है, कोई खास बैंक निफ्टी में जो दे दिया वही दे दिया, बस अलग से कुछ नहीं। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखते हैं आज किस तरह से शुरुआत के बाद बाजार अपने लेवल्स होल्ड करते हैं या नहीं। पर लिस्टिंग की भी बात करनी है सर, रोज ही नई लिस्टिंग हो रही है और आज है डेटा पैटर्न्स की लिस्टिंग। अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिला था, क्या है इसकी स्ट्रैटेजी? 585 रुपए ये इशू प्राइस थी, और हमारी राय ये थी कि लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसा लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए भी। और डेटा पैटर्न्स हमें बहुत पसंद था, स्टॉक कंपनी बढ़िया थी, प्रोमोटर शानदार, और ये स्टॉक ऐसा है जो लॉन्ग टर्म आपके पोर्टफोलियो में रहे तो कोई हर्ज नहीं है। लिस्टिंग कहाँ हो सकती है? मेरा ये समझना है लिस्टिंग हो सकती है 850-900 रुपये के आसपास। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं और लिस्टिंग पर अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पहले 775 का स्टॉप लॉस रखें और उसके बाद स्टॉप लॉस को धीमे धीमे ट्रेल करते चले। बट अदरवाइज कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूशंस में कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोटर्स में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अगर इस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आई डोंट नो, अलॉटमेंट ज़्यादा मिले नहीं होंगे, भरा था इशू अच्छा खासा, रेस्पॉन्स बढ़िया था, बढ़िया कंपनी है, होल्ड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स 775 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेल करते चले, होल्ड करें। और 750 शॉर्ट टर्म अगर आप हैं तो लॉन्ग टर्म तो रखना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, डेटा पैटर्न्स ये भी आज दमदार लिस्टिंग के लिए हो रही है तैयार। कल मेडप्लस की भी हमने देखी, बढ़िया लिस्टिंग होती हुई आपको दिख रही है, 40% ऊपर स्टॉक बंद भी हुआ। आइए फिर और कौन से स्टॉक्स हैं इन पर डाल देते हैं नजर। आज की खबरें, ट्रिगर्स और पूरा का पूरा ब्रोकरेज एक्शन भी। मानसी, वरुण, देवांशी और आशीष हैं तैयार। मॉर्निंग मानसी, बताएं आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल सर, मेरी क्रिसमस टू बोथ ऑफ यू। और जी सर, और सब एक जैसे दिख रहे हैं। ज़्यादा ही लालो। क्रिसमस के ही मौके पर विदेशी बाजार में तो छुट्टियों का मूड है ही, लेकिन भारतीय बाजार में कई ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रखनी है। लिस्टिंग ऑफ कोर्स फोकस में रहेगी, जिस पर हमने अभी सर से बात सुनी, लेकिन साथ ही डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज एनएसई पर आज लिस्ट होने जा रहा है। और एक आईपीओ का अपडेट है मेरे पास, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स आईपीओ करीब 1.9 टाइम्स भरकर बंद हुआ है, जिसमें क्यूआईबी हिस्सा 1.9 टाइम्स, साथ ही रिटेल हिस्सा 2 टाइम्स भरकर बंद होता हुआ दिखा है। प्राइस बैंड जिसका 205 से 216 का रहा, इशू साइज जो है 1100 करोड़ का रहा। तो सीएमएस इन्फो सिस्टम्स आईपीओ बंद होता हुआ दिखा। ओके, तो सीएमएस इन्फो सिस्टम्स फाइनली सब्सक्रिप्शन भी हो गया और लगभग 2 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। आइए खबरों के बारे में भी जाने, सबसे पहले चलते हैं वरुण के पास। मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो यहाँ पे सबसे पहले एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पे आप नजर रखिएगा क्योंकि इस कंपनी ने अपना जो म्यूचुअल फंड का कारोबार है एल&टी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, उसको एचएसबीसी को बेच दिया है। 100% हिस्सेदारी बेची गई है, 3,200 करोड़ में ये हिस्सेदारी जो है वो बेची गई है। तो यहाँ पे नजर रखिएगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, वैसे भी कल लॉजिस्टिक्स काउंटर जो है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। ये कंपनी जो है अपने कारोबार को रिस्ट्रक्चर कर रही है। कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इनलैंड कंटेनर डिपो और बाकी लॉजिस्टिक्स का जो कारोबार है वो ऑल कार्गो टर्मिनल्स में डीमर्ज किया जाएगा। इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट लीजिंग और हायरिंग सॉल्यूशंस और बाकी जो एसेट्स है उसको ट्रांस इंडिया रियल्टी और लॉजिस्टिक्स पार्क में डीमर्ज किया जाएगा। तो ये ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अपने कारोबार की। यूनाइटेड बेवरेज पे नजर रखिएगा। सीसीआई ने इस कंपनी पे करीब 750 करोड़ के आसपास की पेनल्टी लगाई थी। एनसीएलएटी ने इस पे फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि ऑर्डर के तहत कंपनी को पेनल्टी का 10% जो है प्री डिपॉजिट करना था, कंपनी ने कहा है वो ये करेंगी। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, डीआरडीओ से इस कंपनी को करीब 5 करोड़ 70 लाख के आसपास के ऑर्डर जो है वो मिले हैं। तो इसके चलते इस काउंटर पे नजर रखिएगा। 5 करोड़ 5.7 करोड़ डॉलर है, यानी कि करीब 430 करोड़ के आसपास। और सूर्य रोशनी, इस कंपनी को 124 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो इसके चलते सूर्य रोशनी जो है वो भी आपके रडार पे रहना चाहिए।
तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरें। कुछ और खबरें देवांशी के पास भी है। मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले बायोकॉन पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि आप देखिए कल एक बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी थी शेयर में, लेकिन अब फाइनली जो खबर आती हुई दिखी थी कल शाम को वो ये थी कि कंपनी का जो पार्टनर है इक्विलिब्रियम, उसके साथ मिलकर आइटुलिजुमाब, इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स अब शुरू करती हुई दिखेगी। भारतीय रेगुलेटर DGCI से मंजूरी मिलने के बाद ये क्लिनिकल ट्रायल शुरू होते हुए दिखेंगे और इसी के चलते आज थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है बायोकॉन पर। इसके साथ ही आप देखिए जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उन सब के लिए अब फाइनली थोड़ी सी रिलीफ की बात है। जो टोकनाइजेशन है उसको अब 6 महीने के लिए और डिले कर दिया है, जो कि पॉजिटिव है, स्पेशली SBI कार्ड्स के लिए। और इसके साथ ही टेगा इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, जहां पे चिली में कंपनी नए प्लांट लगाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और इस प्लांट के लिए कंपनी 175 करोड़ रुपए का निवेश करती हुई दिखेगी। और आखिर में अजंता फार्मा, इस पर आपको नजर रखनी है, जहां पे 28 दिसंबर को बोर्ड जो है वो शेयर बायबैक पर विचार करेगी और कोई फैसला आता हुआ दिखेगा तो आज भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों स्टॉक जो फोकस में रहेंगे। आइए कुछ और जो ट्रेडिंग एक्शन हुआ है प्रमोटर्स की तरफ से, बाकी जो एक्शन है इसके बारे में भी जाने मानसी के साथ। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज प्रमोटर ग्रुप ने करीब 1,65,000 शेयर्स की खरीदारी की है। वहीं तिलकनगर इंडस्ट्रीज में भी प्रमोटर ग्रुप ने खरीदारी की है करीब 59,43,000 शेयर्स की। नवभारत वेंचर्स पर प्रमोटर ग्रुप ने 20,000 शेयर्स की खरीदारी की है। वहीं शॉपर स्टॉप में भी प्रमोटर ने 11,852 शेयर्स की खरीदारी 22 दिसंबर के दिन की। और आदित्य बिरला कैपिटल प्रमोटर ग्रुप बिरला ग्रुप होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 9 लाख शेयर्स 2 से 20 दिसंबर के बीच खरीदे हैं। ओके, ओके सर। प्रमोटर बहुत खरीदारी कर रहे हैं छुट्टियों के दिनों में। एकदम एक्टिव हो गए। देखो, ग्रासिम, तिलक नगर, नवभारत, शॉपर स्टॉप, आदित्य बिरला कैपिटल, क्या बात है, एक साथ कॉन्फिडेंस दिखाता है सर प्रमोटर। बढ़िया है, अच्छा है। प्रमोटर खरीदने से बढ़िया क्या बात है, बढ़िया क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, तो भरपूर प्रमोटर एक्शन भी। आइए एक बार नजर डाल लें ब्रोकरेज एक्शन पर। आइए देखते हैं ब्रोकरेज एक्शन आज का FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। 4 रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए पेटीएम पर मैक्वायरी की जो ऐतिहासिक रिपोर्ट है, अभी तक उनका स्टांस बरकरार है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। 1350 के आसपास स्टॉक आ गया है। 1200 रुपये का लक्ष्य जो है इनका बरकरार है लंबे समय से, लिस्टिंग के दिन से ही। और ये मान रहे हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आप देखें तो अट्रीशन काफ़ी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी नहीं है, जिसको एक बड़ा रेड फ्लैग मानते हैं। इसके चलते स्टॉक पर इनकी जो व्यू है वो बरकरार देखने को मिला है। लेकिन बढ़िया रिपोर्ट आई है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पर। यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 670 रुपये के लक्ष्य के लिए 556 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो QSR बिजनेस है इसमें पिछले 5 साल में देखें तो काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। और इनफैक्ट 2025 तक देखें तो करीब 25% CAGR ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके चलते पूरा भरोसा बना हुआ है और ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं 670 रुपये का। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी नजर रखेगा, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2250 रुपये के लक्ष्य के लिए। 1775 जो है कल की क्लोजिंग है। और अंत में सिप्ला, यहाँ पर भी देखिए बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 910 रुपये जो है कल की क्लोजिंग है। 995 रुपये का लक्ष्य दिया है। अच्छा आशीष, आप तो कह रहे थे कि रिपोर्ट बहुत कम आ रही है आजकल, सब FIs की छुट्टियों का मूड है, तो फिर ये मैक्वायरी वाले जब तक 1200 नहीं आएगा पेटीएम तब तक रिपोर्ट देते रहेंगे छुट्टियों के दिनों में भी? हर खबर के ऊपर मैक्वायरी की जो है बड़ी एक्टिवली पेटीएम पर रिपोर्ट आती है। ये कुछ भी मौका छोड़ नहीं रहे। चलिए बढ़िया, जब तक पेटीएम 1200 नहीं आएगा मैक्वायरी को चेन नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है ना। 1250 तो आ ही गया सर, मतलब राउंड ऑफ कर नहीं रहे ये लोग। अच्छा, 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव ने इस्तीफा दिया है पेटीएम को। ओके, इंटरेस्टिंग। COO अलग अलग तरह के CEO है। अच्छा, CEO भी बहुत सारे होने लगे आजकल, तो सब अलग अलग CEO है। ठीक बात है, तो ये है आपके लिए। और एक दूसरी अच्छी रिपोर्ट है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, यानी कि मैकडोनल्ड्स वाली चेन चलाने वाली कंपनी। यहाँ पर मैक्वायरी की रिपोर्ट 670 के टारगेट के लिए और कोटक बैंक पर 2250 के टारगेट के लिए। ये सारी रिपोर्ट्स हैं जिन पर करेंगे फोकस करते हैं हफ्ते के आखिरी दिन पिक ऑफ द डे पर। आइए एक्सपर्ट्स का करते हैं स्वागत। गुड मॉर्निंग सचिन जी, करिए शुरुआत। बताएं सर, आपने कौन सा शेयर चुना है आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर ब्रिटानिया काफ़ी समय के बाद रेडार पे आया है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर शेप अप हो रहा है, एक लोअर टॉप लोअर बॉटम सीक्वेंस से एक हायर टॉप हायर बॉटम या फिर एक बुलिश सीक्वेंस में,
शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्लियरली यहाँ पर एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है जो काफ़ी मैच्योर स्टेजेस पे है। कल के सत्र में जिस इंटेंसिटी से इसने 3530 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में ही मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग अराउंड 3660 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है इनिशियली यहाँ तक तो मूव एक्सटेंड हो सकती है अगले कुछ दिनों में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 3520 पे एंड खरीदारी करनी है ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में 3660 के टारगेट के लिए। ब्रिटानिया के फ्यूचर्स के लेवल ले आए, ये जो सारे बता रहे हैं सचिन जी, यहाँ पर खरीदारी करने का मौका है आपके लिए। फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस 3520 का है और 3660 का टारगेट लगाकर चलें आप। ये है राय पहला स्टॉक खरीदारी करने का। आइए बंसल जी भी हमारे साथ हैं तैयार। गुड मॉर्निंग बंसल जी, बताएं सर कौन सा शेयर पसंद है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, पसंद तो शेयर है, पिक ऑफ द डे पे तो आएंगे अनिल जी। अब तो ईयर एंड हो रहा है तो मस्ती की पाठशाला बिगिंस। तो अनिल जी कल आपने बड़ी अच्छी एक चीज बोली थी कि राजस्थानी ऐसे होते हैं कि हाल पूछने जाओ तो बोलते हैं हाल तो ठीक है, पैसा इतना लग गया है। हाँ। आपको ध्यान है ना अनिल जी? हाँ बिल्कुल। तो अनिल जी ऐसे ही एक मेरे और कुणाल जी के एक मित्र है अनिल जी, राजस्थानी, तो उनको कोविड हुआ था। तो जब कोविड से वो बच के घर आए तो उनका जब मैंने हाल पूछा तो उन्होंने ना हाल तो बाद में बताया, पहले बताया इतना पैसा लग गया है। और सेम चीज अनिल जी उन्होंने कुणाल जी को भी बोली थी। हाँ, तो मुझको कल समझ में आया वो ऐसा उन्होंने क्यों बोला था। हाँ, तो इसलिए वो ये तो ऑब्जर्वेशन वाले से ह्यूमर तो आपके हमारे सबके आसपास है, ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहाँ है। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ऑब्जर्व, अभी आप जो बोल रहे हैं मेरा उसमें कुछ ध्यान नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे आपके अंदर ये फूला हुआ सेंटा क्लॉज दिख रहा है। खाली फर्क इतना ही है कि सेंटा क्लॉज वाले कपड़े वो जो क्या मोटा जो पहनता है लबादा, क्या बोलते हैं उसको, वो जो भी जैकेट ओवरकोट टाइप वो पहना है बंसल जी ने और उसकी टोपी लगाई है कुणाल जी ने। तो दोनों को मिलाकर एक सेंटा दूसरा क्लोज बराबर सर, परफेक्ट। तो हम हमारे काम की बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अब बताइए सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे है मेरा टीसीएस में खरीदारी की राय है। छोटा सा स्टॉप लॉस है 3640, 3640 का स्टॉप लॉस है। 3700 के इंट्राडे टारगेट के लिए टीसीएस है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो टीसीएस में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से पिक ऑफ द डे के तौर पर। आइए कुणाल जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपको देख के तो मेरी क्रिसमस बोलना ही पड़ेगा। ये ले तो आए आप, तो भी छोटे कुणाल जी रो तो नहीं रहेंगे कि मेरी ले गए पापा? अरे जी सबसे पहले आपको, अनिल जी आपको, दीपांशु को, सबको मेरी ओर से अनिल जी मेरी क्रिसमस। और अनिल जी टोपी है बिल्कुल मेरी है, बंसल जी ने भेजी है अनिल जी। अब तो आप ही की है, एक बार आपके सर पर जो आ चुकी है। चलिए बधाई सर आपको बहुत बहुत। और बताइए सर अब आप पिक ऑफ द डे। अरे जी मेरी भी टेक्नोलॉजी कंपनी है टेक महिंद्रा, जिस पर खरीदारी की राय है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है और इस स्टॉक में मुझे उम्मीद है अनिल जी कि 1800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बाय करके चलने की राय है। 1650 1650 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 1725 रुपए का, 1725 का। इवेंचुअल टारगेट 1775 का होगा। तो टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय। ओके, टेक महिंद्रा पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त कुणाल जी की तरफ से। आईटी शेयरों पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स हो रहे हैं बुलिश। 1725 और 1775 ये दो टारगेट के लिए करें खरीदारी। 1650 पर लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस का। और हमारे साथ कार्यक्रम में एक और खास मेहमान शामिल हो रहे हैं लंबे समय बाद। शरद अवस्थी साहब हमारे साथ हैं, स्विफ्ट के हेड ऑफ रिसर्च पीसीजी। शरद जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। आप धन्यवाद समय देने के लिए। बताएं सर, आप भी शुरुआत करें पिक ऑफ द डे के साथ। जी सर, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। हमारा पिक ऑफ द डे है वेल्सपन कॉर्प। ये कंपनी एल्सो पाइप्स में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और जैसा कि सरकार ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 17,000 किलोमीटर से बढ़ाकर वो करीब 34,000 किलोमीटर की ग्रैंड ट्रंक पाइपलाइन करेंगे, तो उसकी वजह से डिमांड काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए। पिछले डेढ़ साल में इनके दुबई और यूएस के ऑपरेशंस काफ़ी हिट हुए हैं, जिनको नॉर्मलाइज होना चाहिए अगले साल 1.5 साल में। और लगभग सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है एल्सो पाइप्स की। 50 ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के संग इनके अप्रूवल्स हैं और इवन वाटर पाइप्स में ये कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं।
तो हमारा ये मानना है कि कंपनी आसानी से 25 से 30% की CAGR रजिस्टर करेगी अगले 2 से 3 साल में, और अगले 1 साल में हमारा लक्ष्य है करीब 265 रुपये का, जो करीब 15 टाइम है FY23 की हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पे। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है हमें। चलिए, तो वेल्सपन कॉर्प ये है एक बेहतरीन स्टॉक जहां पर करें खरीदारी, करें इन्वेस्टमेंट। 265 रुपए के टारगेट के लिए निवेश करने की राय शरद जी की तरफ से आपके लिए। सिमी जी भी है तैयार। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का मेरा पिक ऑफ द डे होगा JB केमिकल्स एंड फार्मा। बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला था कल का ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट आज भी सस्टेन करने वाला है, तो मेरे तरफ से JB केमिकल्स एंड फार्मा में खरीदारी करने का सलाह होगा। 1750 1770 ये दो टारगेट्स के लिए JB केमिकल्स एंड फार्मा को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 1670 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, 1670 के नीचे का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें JB केमिकल एंड फार्मा में। सिमी जी, जब बाजार चालू रहता है उस समय आप पिक देती, तब तो आपकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, आप बोलती भी बहुत ज़्यादा है। अभी तो छोटे से नहीं खत्म कर दिया आपने, और वो भी आराम से। एक्चुअली बात आराम से कह लिया क्योंकि आप लोग सब धीरे धीरे ही पूछ रहे हैं और मार्केट भी अभी नहीं है, इसलिए मेरा बोलते बोलते स्टॉक भागने का भी कोई मतलब ऐसा होगा भी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा धीरे से काम किया। एक आध बार कोशिश करो आप, हो सकता है आप में इतना दम है कि आप इस वक्त भी बोलो और स्टॉक भाग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट कम से कम प्री ओपनिंग सेशन में तो आप देख ही सकती है। तो चलिए, सिमी जी की राय है JB केमिकल में खरीदारी करने की। ये है वो दमदार स्टॉक जिस पर रखेगा आप फोकस। अजंता फार्मा है एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर रह सकता है। शरद जी जरा आप अपनी राय दें इस पर, अगर आपके ट्रैक पर है ये स्टॉक। तो 28 दिसंबर को होगी बोर्ड बैठक और इसमें बायबैक पर किया जाएगा विचार। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और यहाँ पर अब बायबैक की तैयारी, बताएं सर। जी, हमारे हिसाब से स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बट फार्मा में रिसेंटली थोड़ी करेक्शन आई है, और जैसा कि ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स में ज़्यादा करके फोकस करते हैं और मलेरिया इनका एक मलेरिया ड्रग इनकी एक खासियत है, तो वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन अफ्रीकन मार्केट्स वगैरह से इनको देखने को मिला है, बट कॉम्बिनेशन ड्रग्स में इनकी पाइपलाइन वगैरह भी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है ये बाईबैक की न्यूज़ पे थोड़ा बहुत उछाल कंपनी में आना चाहिए, कम से कम 10 से 15% के आसपास। ओके, तो ये अजंता फार्मा। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ले लें अजंता फार्मा के चार्ट्स। जरा सचिन जी चार्ट्स देखिए, बताइए आज कितना बढ़ना चाहिए, क्या लेवल्स ऊपर के ध्यान में रखे जाए। इम्पोर्टेंट तो नीचे का सपोर्ट है, क्योंकि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अराउंड 2040 के आसपास प्लेस्ड है, एंड वहीं पे काफी दिनों से ऑस्किलेशन हुआ है। एंड ऑन द हायर साइड एक कॉन्फिडेंट क्लोज अभी तक उसने एस्टैब्लिश नहीं किया है 2130 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर 2130 ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है एक जो साइडवेज कंसोलिडेशन है उससे थोड़ी सी एक रिलीफ रैली बन सकती है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ही है। तो जिस तरीके से फिलहाल प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 2130 अगर ब्रेक हो जाता है तो ऊपर कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है 2250 के पहले, तो मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर लेवल के लिए वेट करें एंड मोमेंटम को चेस करें 2130 के ब्रेकआउट के बाद ही। ओके, तो ये है आपके लिए अजंता फार्मा पर राय। बायोकॉन, बंसल जी जरा इस पर राय दीजिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ढेर सारी उम्मीदें चल रही थी कि कोई बोल रहे माइल लेन के साथ टाई अप आएगा, कोई कुछ पूनावाला साहब की बात कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। फाइनली इनकी जो बायोकॉन बायोलॉजिस्टिक करके जो एक सब्सिडी कंपनी है, उसने कोई एक ड्रग लॉन्च करने की बात कही कि वो करेंगे अगर यहाँ पर अनुमति मिल गई। तो मतलब उतनी बड़ी खबर है नहीं जितनी लोग अंदाजा लगाकर बैठे थे। 374-75 पर बंद हुआ है स्टॉक। जरा रेंज टारगेट और दें, क्या जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए। देखिए अनिल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग तो अंदाजा लगा रहे थे, बट अनिल जी जहां तक सेकंड हाफ में जब हमारा शो शुरू हुआ था 2 बजे, तब आपने क्लियरली और बड़ा स्ट्रांगली, अनिल जी इतना स्ट्रांगली, इतना नीट क्लीन क्लियर आप कभी बहुत कम बोलते हैं, मतलब कि ये तो 4:30 बजे के बाद आई थी अनाउंसमेंट, आपने बहुत क्लियरली बोला था कि कुछ नहीं होगा, ना माइलिन होगा, ना पूना वाला होगा, बहुत क्लियरली अनिल जी मेंशन करा था। और ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है 370 रुपए का। तो अनिल जी मेरा सवाल आपसे अनिल जी कि कैसे कर लेते हैं आप? अंदाज से हल्का सा, मतलब देखो ऐसा है ना, कोई इतनी बड़ी खबर हो और पूरी गांव दुनिया को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब जगह फैल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो जो सबको पता हो वो फिर तो आप समझ ही सकते हैं। बंसल जी आप तो इतने अनुभवी हैं मार्केट में, तो इसलिए हमने अंदाज लगाया फिर कि और अगर इस तरह की बड़ा अनाउंसमेंट होती तो शायद कंपनी डायरेक्टली कर भी देती जी। आमतौर पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपने सवाल अच्छा पूछा और उसका एक सीरियस जवाब ये है बंसल जी,
आमतौर पर कोई भी स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट होता है तो कंपनियां है ना ऐसे पहले बोलती नहीं कि हम इतनी बजे अनाउंसमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सीधा अनाउंस करके एक्सचेंजेस को भेज देती है। जब कोई मार्केटिंग टाइप के अनाउंसमेंट होते हैं जिनमें उनको ये बताना है कि हम ये नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ये नए ड्रग्स लॉन्च कर रहे हैं या इस तरह की जो होती है जो कि बिजनेस के एंगल से वो स्ट्रेटेजिक नेचर के या इन्वेस्टर्स के एंगल से नहीं है। अगर तो वो जो अनाउंसमेंट होते हैं उनकी प्रेस रिलीज आती है ताकि लोग उसको कवर करें, सब बताएं, ये सारी चीजें इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए एग्जैक्टली। अब जैसे अजंता फार्मा ने बोर्ड बैठक करनी है और बायबैक करना है तो उसके लिए वो थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोर्ड बैठक हो जाएगी, नोटिस आ गया। तो ये समझना जरूरी है लोगों को कि कौन सी चीज के आमतौर पर प्रेस रिलीज आते हैं कि मीटिंग होने वाली, कौन सी के सीधे प्रेस रिलीज आ जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है सर, ये तो सब देख देख के सीखे, समझने वाली बात है। इतने सालों से यही करते करते ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसके आते हैं किसके नहीं आते। तो बंसल जी आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि किस तरह से हम थोड़ा अंदाजा लगाने, जरूरी नहीं कि हम हर बार सही हों जी, कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, कभी हम सोचें कि कुछ बड़ा नहीं आएगा, आ भी जाता है। बट आमतौर पर ये होता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस आ जाता है तो मतलब ये कंपनी चाहती है कि भाई आओ हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो बताने का मतलब वही कि उनको अपनी मार्केटिंग करनी है। ओके, आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है, वो लेते हैं। उससे पहले सुमित जी आ गए ना? हाँ आ गए। सुमित जी गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे बताओ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे डॉक्टर रेड्डी पे नजर रखें। ये स्टॉक एक गिरावट के बाद बाउंस बैक के संकेत दे चुका है और अब ये रैली एक्सटेंड करने को तैयार है। यहां से डॉक्टर रेड्डी के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 4690 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करना है, 4600 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 4800 से लेके 4850 तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। तो डॉक्टर रेड्डी में पिक ऑफ द डे के तौर पे खरीदारी करें, 4600 के नीचे का स्टॉप लॉस, 4800 से 4850 के टारगेट्स के लिए। चलिए पहले नजर रखें और उसके बाद खरीदारी करें। नजर रखने के बाद ये है सुमित जी की राय। मैं आपको ढूंढ भी रहा था सुमित जी, मैंने कहा सुमित जी आ जाए तो फिर मुझे एमएमटीसी पे राय भी लेनी है क्योंकि कल अच्छा पहले तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी एक अच्छी खबर है। मर्क इनकी दवा मंजूर हो गई है और ये दूसरी दवा है फाइजर के बाद जो आप कोविड के इलाज के लिए गोली के तौर पर खा सकते हैं ऑफिशियली, है ना? ये दूसरी हो गई। यस सर, दूसरी तो और मर्क को ये दवा बनाने के लिए डॉक्टर रेड्डीज एपीआई सप्लाई करता है। शायद डीवीज का भी नाम आ रहा है, कंफर्म नहीं है। डीवीज और शायद कुछ तो है, डीवीज और डॉक्टर दोनों का नाम आ रहा है या किसी और का है वो देखना पड़ेगा। डीवीज का पहले वो फाइजर के लिए भी नाम आ रहा था, पता नहीं अब जो भी है। बट एनीवे मर्क के लिए तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए एक अच्छी खबर जो सुमित जी मैंने आपको बता दी। आप है ना एमएमटीसी के चार्ट देख के तैयार हो कि विनिवेश सचिव ने कहा कि उन्हें बोलियां मिल गई, अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अब कैसा कितना क्या मिला वो पता चलेगा, लेकिन बोलियां मिल चुकी उनको। और उसमें ऐसा सोर्स बेस्ड है कि कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको चार्ट पूछूंगा, कल 10% ऊपर बंद हुआ है, आप चार्ट वार्ट देख के तैयार रखिए। तब तक एक बार वागले साहब से ले लेते हैं पिक ऑफ द डे। वागले साहब बताओ। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे बीएस सॉफ्टवेयर ही होगा। बीएस सॉफ्टवेयर मतलब बिरला सॉफ्ट जो मैंने कल कवर किया था। मुझे लगता है ये आज भी चलना चाहिए। कल एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है 518-519 के लेवल पे, 528-529 का बंद है। यहाँ पर बाय करें, 525 तक आता है तो ऐड करें, 520 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है ये 545-550 तक आज के दिन में या मे बी आज और मंडे के दिन में जा सकता है। और पोजिशनली मेरा इसमें 600 के ऊपर का टारगेट है। ओके, 600 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप बिरला सॉफ्ट में। फिलहाल 545-550 का आज और सोमवार तक के लिए टारगेट वागले साहब की तरफ। एमएमटीसी तैयार है सुमित जी? बिल्कुल अनिल जी तैयार है। बताओ अनिल जी, कल स्टॉक के अंदर बढ़िया मोमेंटम बना है। स्टॉक ने रिसेंट के स्विंग हाइज ब्रेक कर दिए हैं और .200 डीएमए लेवल्स पे इसने क्लोज दिया है। थोड़ा सा आज मोमेंटम फॉलोअप ऊपर की तरफ देखने को मिल जाए तो ये स्टॉक आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा मूव दिखाएगा। अच्छा मूव से मेरा मतलब है 15 से 20% तक का मूव ऊपर की तरफ स्टॉक के अंदर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर या शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर 48 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब हो गया 52 से 55 के इमीडिएट टारगेट और पोजिशनल टारगेट 60 रुपए प्लस के एमएमटीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा धीरज रख के होल्ड करना होगा स्टॉक को, क्योंकि जनरली स्टॉक बहुत फटाफट भागता नहीं है। इस बार हो सकता है कि न्यूज पे भाग भी जाए, अगर नहीं भागे तो थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करें। आने वाले समय में 52 से 55 के इमीडिएट टारगेट और 60 के पोजिशनल टारगेट ये देखने को मिलेंगे एमएमटीसी के अंदर।
ओके, तो ये है आपके लिए राय एमएमटीसी पर। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर होगा और वो हो भी रहा, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। म्यूचुअल फंड का बिजनेस फाइनली बिक गया। बहुत टाइम से बातें चल रही, ये लेगा वो लेगा, इस भाव में लेगा उस भाव में लेगा। 3200 रुपए के आसपास, 3200 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन किया है, एचएसबीसी को बेचा है। शरद जी आपके रडार पर है तो बताएं जरा एल&टी फाइनेंस। जी, एल&टी फाइनेंस में ये जो डील हुई है इनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये इसमें से निकलना चाह रहे थे। अब जो बाकी बचे बिजनेसेस बचते हैं उनमें फोकस करने के लिए इनके पास ज़्यादा स्पेस रहेगा। और पिछले 3-4 हफ्तों में जिस टाइप की करेक्शन अक्रॉस द बोर्ड एमएसएमई या सेकंड जो एनबीएफसी स्पेस है उसमें जिस टाइप की करेक्शन आई है, उसके बाद ज़्यादातर स्टॉक्स स्पेस में काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो मुझे लगता है एल&टी फाइनेंस, चोलामंडलम, आपका एम&एम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये पूरी स्पेस ही काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई। एल&टी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन रह सकता है इन टर्म्स ऑफ एनपीए रैंप अप। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है एक डिसेंट होल्ड है, जहाँ प्राइस टू बुक में डिसेंट एक्सपेंशन की उम्मीद की जा सकती है आने वाले 1.5 साल में। अच्छा, तो अब एल&टी फाइनेंस के चार्ट पे सचिन जी आपको राय देनी है। राय ये देनी कि कितना ऊपर खुले तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए, क्या लेवल्स अच्छे हैं, क्योंकि ये थोड़ा तो मार्केट के मूड के साथ थोड़ा डील की उम्मीद में ऑलरेडी चल चुका है। तो अब अगर गैप से खुले, थोड़ा और ऊपर जाए, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या नहीं आपको लगता नहीं अभी भी खरीदना है, तो वो भी बता सकते हो आप। जी अनिल जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी हो रहा है। जिस तरीके से 70-75 के आसपास डबल बॉटम के फॉर्मेशंस है वीकली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से इसे राइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर भी हेल्दी है। एंड प्लस ये न्यूज़ फ्लो के वजह से जो एक वी फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है उसके टारगेट लगभग अराउंड 95 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। एंड जिस तरीके से ये फॉर्मेशन है, इसका मोमेंटम तभी फिजल आउट होगा जब 78 के नीचे क्लोजिंग होती है। तो मुझे लग रहा है एक 78 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग एडिशंस भी किए जा सकते हैं। एंड 95 के आसपास मुझे लग रहा है रिव्यूजन हो सकता है काउंटर के लिए। ओके, तो 95 तक के जाने की ऊपर की जगह बन रही है, इसलिए ऐसे में हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें आप यहाँ पर बिकवाली करने की, तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है। अच्छी लेवल्स हैं एल&टी फाइनेंस के लिए। एक और स्टॉक है यहाँ पर एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है और वो है ग्रासिम। 1,65,000 शेयर खरीदे हैं प्रमोटर्स ने ग्रासिम के चार्ट पर दे रहा है। बंसल जी आप कैसे दिख रहे हैं? अनिल जी, ग्रासिम का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 1645 1645 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे निकलेगा तो मंदी आएगी। ऊपर में 1670 1670 एक हर्डल है, ये टूटेगा तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो 1645 1670 एक बैंड के अंदर है, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ले उस डायरेक्शन में ट्रेड करने की राय होगी। ओके, तो ये आपके लिए राय है इस वक्त ग्रासिम पर बंसल जी की तरफ से आती हुई। स्टॉक एक और एक्शन में रहेगा और वो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। कंपनी ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है और 2 अलग अलग कारोबार में कंपनी बदल जाएगी। एक तरफ लॉजिस्टिक कारोबार होगा और बाकी सारा कारोबार दूसरी कंपनी में होगा। शरद जी आपके रडार पर है, ट्रैक करते हैं आप इसे? नहीं जी, मैं ट्रैक नहीं कर। कोई बात नहीं, तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर राय देंगे हमें सुमित जी से लेते हैं। सुमित जी, ऑल कार्गो। अनिल जी, ऑल कार्गो के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है और स्टॉक अभी भी तेजी दिखाएगा। स्टॉक साइडवेज मूव पिछले 1 महीने से दिखा रहा है, जिसका 380-385 का ऊपर में रेजिस्टेंस है। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो इसके अंदर 50 से 60 रुपए का मूव ऑल कार्गो के अंदर ऊपर की तरफ और देखने को मिल सकता है। तो 380 से 385 का लेवल ब्रेक होने के बाद 450 से 450 रुपए तक के लेवल ऑल कार्गो के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें।